नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे आमंड के अकॉर्डिंग राजनीतिक संस्कृति क्या है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से समझा रखा है और कंफ्यूज वाली कहीं बात हो रही है। मैं आपके सामने ये कहूँ कि ये जो किताब है तुलनात्मक राजनीति सीबी गैना की बुक है, यहाँ पर दे रखा है कि आमंड, ये आप देखिए, आमंड व वर्बा ने लोगों की राजनीति में सहभागिता या उसके अलगाव के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकारों का उल्लेख किया। उसके अनुसार राजनीतिक संस्कृति के शुद्ध प्रकार केवल 3 होते हैं। तो ये आमंड और वर्बा ने 3 प्रकार बताए थे। मुख्य रूप से तो आमंड ने ही बताए थे, लेकिन यहां पर बता रखा है कि आमंड और वर्बा ने, पहले आमंड ने दिया है और उसके बाद में वर्बा भी उसके साथ जुड़ गए और उन्होंने फिर 3 रूप राजनीतिक संस्कृति के दिए हैं। और 3 रूप देने से पहले उन्होंने सबसे पहले नागरिक संस्कृति की बात की है। किसकी बात की है? नागरिक संस्कृति की बात की है। और इस किताब में यह समझा रखा है कि आमंड ने सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति की बात की है। और यह आपके पास डायग्राम है आमंड का विश्लेषण, ये रही है नागरिक संस्कृति। ठीक है, यहां पर एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर साथियों प्रश्न आया था कि उदार लोकतंत्र के अंदर, उदारवाद लोकतंत्र के अंदर, या हम ये कहेंगे कि एक पूंजीवादी लोकतंत्र के अंदर या एक अच्छे समाजवाद के अंदर कौन सी संस्कृति काम करती है? तो वहां करती है नागरिक संस्कृति काम करती है। आमंड वर्बा ने सबसे पहले नागरिक संस्कृति शब्द दिया था। उन्होंने कहा कि नागरिक संस्कृति उन देशों में पाई जाती है, उन देशों में होती है जहां पर विकसित देश होते हैं। तो उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन का नाम यहां पर लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उदार लोकतंत्र के अंदर पाई जाने वाली नागरिक संस्कृति कौन सी होती है? संकीर्ण राजनीति होती है, अधीनस्थ राजनीति होती है, या सहभागी राजनीति होती है, या नागरिक संस्कृति होती है? तो नागरिक संस्कृति होती है। ठीक है, क्योंकि आमंड वर्मा ये कहना चाहते हैं कि संकीर्ण राजनीति संस्कृति, अधीनस्थ राजनीति संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति का मिला जुला रूप क्या हो गया? एक तरह से मिला जुला जो रूप हो गया, उसी को ही क्या नाम दिया है? नागरिक संस्कृति नाम दिया है। तो नागरिक संस्कृति के अंदर तीनों नाम आ रहे हैं, तो ऑप्शन में नागरिक संस्कृति है, तो नागरिक संस्कृति सही आंसर होगा। यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है कि उदार लोकतंत्र के अंदर कौन सी संस्कृति रहती है? तो नागरिक संस्कृति रहती है। और आमंड वर्मा ने अमेरिका और ब्रिटेन का नाम लिया। अब उसने नागरिक संस्कृति को, अब उदार लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर लोग स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, कोई स्वच्छंद रूप से न रहे, सरकार के द्वारा सकारात्मक रूप से लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे और एक तरह से और स्वतंत्र रूप से रह सके, अपना वैश्विक मताधिकार का प्रयोग आराम से कर सके, इसको उदार लोकतंत्र कहते हैं, जहां पर कोई रोका टोकी नहीं होती है। और ऐसे लोकतंत्र के अंदर, ऐसे उदारवाद सरकार के अंदर नागरिक संस्कृति विद्यमान रहती है। अब आमंड वर्मा ये कहते हैं कि संस्कृति 2 प्रकार की होती है, अमिश्रित राजनीतिक संस्कृति और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति। उन्होंने फिर अमिश्रित राजनीति संस्कृति को 3 भागों में डिवाइड किया है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेरोचाइल पॉलिटिकल कल्चर। अधीनस्थ राजनीति संस्कृति, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। और इसको अंग्रेजी में सहभागी राजनीतिक संस्कृति को क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। अब आमंड वर्मा ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों का मिला जुला जो रूप होता है वो होती है नागरिक संस्कृति। क्या होती है? नागरिक संस्कृति होती है। अब संकीर्ण राजनीति संस्कृति, नाम से पता चल रहा है कि जिस देश में जो लोगों की जो सोच होगी वो कैसी होगी? संकीर्ण होगी, व्यापक नहीं होगी। और वहां की परंपराओं के आधार पर
जो शासन चलता है, जो राजनीति प्रभावित होती है, वहां की राजनीति क्या होते हैं, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति होती है। आपको पता है कि बहुत प्राचीन समय के अंदर जो है पोप के माध्यम से, चर्च के माध्यम से आपने सुना होगा, तो राजनीति प्रभावित होती थी। तो ऐसे परंपराओं के आधार पर जो राजनीति होती है उसके बारे में आमंड वर्मा ये कहना चाहते हैं कि वहां संकीर्ण राजनीति संस्कृति विद्यमान रहती है। अधीनस्थ राजनीति संस्कृति, देखो नाम से पता चल रहा है कि अधीनस्थ है हम, किसके अधीन, सरकार के अधीन, सरकार के अधीन। अब सरकार के अधीन है तो अधीन होकर अपने क्या करेंगे, नियम कानूनों को या हम कह सकते हैं कि निर्गतों को मतलब जो सरकार कानून नियम बनाती है उसको निर्गत कहते हैं। डेविड स्टन का हमने व्यवहारवाद का सिद्धांत, ये आगत निर्गत का सिद्धांत पढ़ा है और उसमें आगत और निर्गत आया है। और निर्गत का मतलब क्या है कि नीति नियमों से है जो सरकार बनाती है। तो सरकार के द्वारा जो नीति नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, जो निर्गत आते हैं समाज के अंदर, तो उसको क्या होता है कि बहुत से लोग तो क्या है कि एक मतलब अच्छे प्रशंसा के साथ उसको क्या करते हैं, मतलब उनको लागू करते हैं, प्रशंसा के साथ लागू करते हैं। कई लोग उसको डर से या भय से जो है इसको लागू करते हैं। ठीक है, तो यह होता अधीनस्थ राजनीति संस्कृति, यानी कि जहां पर भय के माध्यम से, डर के माध्यम से हम किसी कानून नियम को, निर्गत को अपने ऊपर लागू करते हैं, समाज के ऊपर लागू करते हैं, वो होती अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति कि हम इस राजनीति के अधीन ही रहेंगे, चाहे यह कैसा भी कानून नियम बनाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि होब्स जो था ना, वो सारे के सारे अधिकार और शक्तियां लेवियाथन को दिला दी थी, और लेवियाथन जैसा कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात यहां पे लागू होती है, उसी को क्या बोलेंगे, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति का। और सहभागी राजनीतिक संस्कृति, इसके अंदर क्या है कि जैसे कि समाज को लेकर, मतदाताओं को लेकर, समाज के हर तबके के लोगों को लेकर साथ चलते हैं। यहां पर हम ये कहेंगे जो भी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां देश के तमाम लोगों को साथ लेकर चलती है और उनसे पूछती है कि जनता को किस निर्गत की जरूरत है, जनता को किस कानून नियम की जरूरत है। तो जनता की मांग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कानून नियम बनाए जाते हैं और उन कानून नियमों की जनता क्या करती है, प्रशंसा भी करती है। तो ऐसे जो देश होते हैं वहां पर सहभागी राजनीतिक संस्कृति होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब नेता लोग स्पीच देते हैं जनता के अंदर, तो वो सहभागिता की बात करते हैं कि हम अकेले नहीं है, हम आपके साथ है। ठीक है, तो ये सहभागी राजनीतिक संस्कृति है। तो ये है आमंड वर्मा के अकॉर्डिंग। तो नागरिक, इन्होंने जो विभाजन किया है ना, ये मिश्रित अमिश्रित, ये सहभागिता के आधार पर किया है, सहभागिता के आधार पर किया है या अलगाव के आधार पर, ऐसे पूछा जा सकता है आपके सहभागिता के आधार पर या अलगाव के आधार पर इन्होंने विभाजन किया है, जो अभी मैंने आपको इस किताब के अंदर पढ़कर बताया था। ये गेना की बुक है। एक बार वापस मैं बता देता हूं कि आमंड व वर्मा ने लोगों की राजनीति में सहभागिता या उसके अलगाव के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार राजनीतिक संस्कृति के शुद्ध प्रकार केवल 3 होते हैं, और 3 कौन कौन से होते हैं, संकीर्ण होता है, अधीनस्थ होता है और सहभागी होते हैं। तो ये आमंड वर्मा की परिभाषा है। और कई गाइडों के अंदर दे रखा है कि सहभागिता के आधार पर क्या कि वाइज मैन ने विभाजन किया था। तो ये वाइज मैन मुझे जच्चा नहीं कि वाइज मैन किसी किताब में नहीं दे रखा। 2 किताब मेरे पास अभी फिलहाल के अंदर ये है, और उन्हीं के इसमें कहीं पर भी वाइज मैन का नाम नहीं है कि वाइज मैन ने सहभागिता के आधार पर संकीर्ण राजनीति, अधीनस्थ राजनीति और सहभागिता राजनीति में राजनीति संस्कृति का विभाजन किया। तो ये किसी भी इसी गाइड के अंदर नहीं है। देखो, ये तो होती है अमिश्रित राजनीति, अमिश्रित राजनीतिक संस्कृति, और ये होती है मिश्रित राजनीतिक संस्कृति।
जहां आमंड पावल ने दोनों ने संकीर्ण राजनीति दी, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति दी और सहभागी राजनीतिक संस्कृति दी। इन दोनों बुकों के अंदर ये दे रखा है। और उसके बाद में ये दे रखा है कि अमिश्रित राजनीतिक संस्कृति के बाद में ओनली फॉर आमंड ने अपना अलग से और सिद्धांत दिया कि यह राजनीति तो होती है, इनके अलावा उन्होंने एक मिश्रित राजनीति सिद्धांत भी दिया था आमंड ने। इसके साथ वर्बा शामिल नहीं है, यहां पर वर्बा शामिल है। अब यहां से संकीर्ण ले लिया और यहां से अधीनस्थ ले लिया, तो संकीर्ण अधीनस्थ राजनीति संस्कृति हो गया। उसके बाद में ये अधीनस्थ ले लिया और ये सहभागी ले लिया, तो अधीनस्थ सहभागी राजनीतिक संस्कृति हो गया। उसके बाद में संकीर्ण ले लिया और सहभागी ले लिया, तो संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति हो गया। यहां पर उसने एक नागरिक संस्कृति शब्द और दिया था। हालांकि नागरिक संस्कृति शब्द का प्रयोग उसने यहां पर दिया, संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति और नागरिक संस्कृति को यहां पर शामिल करता है। ठीक है। और जब उसने, आपको पता है कि सन 1956 के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले आमंड ने किया था। कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम बुक के अंदर राजनीति संस्कृति शब्द का प्रयोग किया। राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आमंड ने किया था। कब किया था? 1956 में किया था। ठीक है। अब इस बुक के अंदर जब वह अपनी राजनीतिक संस्कृति को समझाने की कोशिश की थी, तो इस नागरिक शब्द को सबसे ऊपर लिया और यह कहा कि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना है तो पहले हमें नागरिक संस्कृति को समझना होगा। और फिर उसने नागरिक संस्कृति को दो भागों में बांटा। एक तो आमंड ने अमिश्रित संस्कृति, दूसरी मिश्रित राजनीति संस्कृति के अंदर। तो इस शब्द को यहां दिया था। नागरिक संस्कृति जो शब्द है वो यहां पे आया था, लेकिन जब उसने रेखा चित्र बनाया तब उसने इस नागरिक संस्कृति शब्द को ऊपर ले लिया था। और बाद में यह कहता है कि नागरिक संस्कृति यानी ये वाली स्थिति है, संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति, नागरिक संस्कृति, ये जो चीजें हैं वो चीजें वहां काम करती है जहां पर किसी देश के अंदर राजनीतिक पार्टी, ठीक है, या वहां की राजनीतिक व्यवस्था लोगों को साथ लेकर काम करती है। जैसे कि अपना ये पूरा भारत है, ये अपना पूरा भारत है, तो यहां दिल्ली में बैठी हुई पूरी सरकार पूरे लोगों को, पूरे मतदाताओं को साथ लेकर चलती है और उनकी मांगों के अकॉर्डिंग कानून नियम बनाती है। वह लोकतंत्र की श्रेणी, वह एक तरह से उदार लोकतंत्र में आएगा। वो शासन व्यवस्था, वो देश उदार शासन व्यवस्था में आएगी। कैसे? उदारवाद क्या होता है? अभी मैंने बताया था, जहां पर मतदाता आराम से अपना वोट देते हैं, एक स्वतंत्र रूप से अपना आजीविका करते हैं, वो उदारवाद होता है। जहां की सरकार लोगों के हित में काम करती है, लोगों को पूछकर कानून नियम बनाती है, वो होता है उदारवाद होता है। जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, तो वहां पर नागरिक संस्कृति ज्यादा काम करती है। यदि नागरिक संस्कृति ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा? संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति। ये ऑप्शन की प्रकृति के आधार पर अपने को उत्तर देना पड़ेगा। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर भी पूरे संसार को 4 भागों में बांटा था। राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था, इसमें ब्रिटेन और अमेरिका को मुख्य माना था कि ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था होती है। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जैसे कि फ्रांस, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, यूरोप के कम विकसित देशों को शामिल करता है और वहाँ का बताता है कि महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था है। औद्योगिकरण से पूर्व की या फिर आंशिक रूप से औद्योगिकरण राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात वे देश जहां पर लंबे समय से दूसरे देश के अधीन रहे थे, जैसे कि ब्रिटेन कई देशों के ऊपर राज करता था, ठीक है ना, वहां पर उन देशों के अंदर ये राजनीति औद्योगिकरण से पूर्व की अवस्था अर्थात आंशिक रूप से औद्योगिकरण राजनीतिक व्यवस्था थी वहां पर।
सर्वाधिकारवादी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो सोवियत रूस में और चीन के अंदर बताया है आमंड के अंदर। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देवें। पहली बार हो तो सब्सक्राइब आपको करना ही है, और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लड़के जरूर सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।